आखिरकार लगभग 22 घंटे की लंबी यात्रा के बाद मैं अमेरिका पहुंच ही गई। इमिग्रेशन चेकिंग के बाद अपने सूटकेस और बैग उठाकर मैं बाहर पहुंची तो तेज बर्फीली हवाओं के बीच एक बारगी जैसे मैं कांप गई। हालांकि मैंने ओवरकोट, मफलर, ऊन का टॉप सब कुछ पहना हुआ था, फिर भी मुंबई में रहने वालों को इतनी सर्दी की आदत भी तो नहीं होती। एयरपोर्ट पर मेरा बेटा करण अपनी पत्नी और दोनों बच्चों सहित आया हुआ था। मुझे देखते ही बच्चे दादी दादी कहकर मुझसे लिपट गए। बच्चों की बातें शुरू हो गई थी। दादी, आपको डर तो नहीं लगा एरोप्लेन में? अरे नहीं रे, मैं तो खूब मज़े से पिक्चर देख रही थी। 4 साल बाद अपने लाडले बेटे करण को देखकर मैं भावुक हो गई थी। करण ने मेरे हाथ से सामान ले लिया और मेरे आंसू देखकर हंस पड़ा। अम्मा, अब नो आंसू, ओनली स्माइल। चलो बच्चों, बाकी बातें घर पर, बाहर बहुत ठंडी है। करण ने जब कहा, अम्मा तुम आगे बैठो मेरे साथ, तो मैं पुलकित हो गई। अपने बेटे की कार में गर्व से आगे बैठकर मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी चौड़ी सड़कों पर भागती गाड़ियाँ, रोशनी में नहाया चकाचौंध कर देने वाला पूरा शहर। घर पहुंचकर मैं थोड़ा लेट गई और लेटते ही सो गई। रात को खाना खाकर देर तक मैं करण, बहू रेखा और बच्चों के साथ बातें करती रही। मुंबई से लाई भाखरवड़ी, चकली और पूरण पोली खाकर सब तृप्त हो गए। अच्छा अम्मा, कल शुक्रवार है, हम दोनों का कल ऑफिस है। मैं तुमको यहाँ पास में इंडियन टेम्पल में छोड़ देता हूँ, वहाँ कोई फंक्शन है। एक बड़े कथावाचक पंडित जी हरिद्वार से आए हैं। मेरे दोस्त उदय की माँ भी वहाँ होंगी, मैं आपको मिला देता हूँ। आप उनके साथ वहाँ रहना, मैं शाम को वहीं से आपको ले लूँगा। फिर तो वीकेंड है, हम 2 दिन साथ में घूमेंगे फिरेंगे। अगले दिन का प्लान अपनी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बताकर करण सोने चला गया। अगले दिन सुबह 11 बजे हम वहाँ के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर पहुँच गए। वहाँ बहुत से मंदिर हैं जिनमें भारतीयों के साथ साथ अमेरिकी लोग भी जाते हैं। उस भव्य और सुंदर मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा था। एक मंच पर पंडित जी भागवत कथा सुना रहे थे। पूजा अर्चना के बाद मैं भी कथा सुनने बैठ गई। उदय की माँ को फ़ोन करना तो मैं भूल ही गई थी। दोपहर में भोजन की भी व्यवस्था थी। अमेरिका में सात्विक सुस्वादु भोजन पाकर मेरी तो आत्मा भी तृप्त हो गई। भोजन के बाद मैं वहीं एक कुर्सी पर सुस्ताने बैठी ही थी कि अचानक एक भारतीय युवक ने आकर मेरे पैर छू लिए और मुस्कुराकर बोला, मौसी आप यहाँ कैसे? मुझे पहचाना? मैं उलझन में थी। चेहरा तो बहुत जाना पहचाना है, पर याद नहीं आया कि इस युवक को मैंने कहाँ देखा है। मौसी, मैं आपकी भोपाल की सहेली सुनीता का बेटा नितिन। अरे हाँ, मैं खुशी से खिल उठी। नीतिमान, इसी नाम से तो हम उसे बुलाते थे। मैं यहाँ अपने बेटे के घर आई हूँ। तुम बताओ, सुनीता कैसी है? तुम यहाँ कब से हो? क्या करते हो यहाँ? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अरे मौसी, 1 मिनट। नितिन ने मेरी बातों पर ब्रेक लगाया। पहले आप अपने बेटे को फ़ोन करके बोल दीजिए कि आप मेरे साथ हो और मैं आपको रात को आपके घर छोड़ दूँगा। अभी मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ आप सबसे मिल भी लेंगी और हम आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। मैंने बिना कोई देर किए करण को फ़ोन लगाया और चल पड़ी नितिन के घर। रास्ते भर नितिन मुझे अमेरिकन सभ्यता और यहाँ बसे भारतीय लोगों के बारे में और शिकागो की जीवन शैली आदि के बारे में बताता रहा। मैं उसको सुनते हुए मिशिगन झील के स्वच्छ नीले पानी को और उसके चारों ओर फैली हरियाली को देखकर मुग्ध होती रही। लगभग 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम नितिन के घर पहुँचे। घंटी बजाने पर एक लंबी, सांवली और सुंदर सी युवती ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। जरूर नितिन ने उसे फ़ोन पर मेरे आने के बारे में बताया होगा, ऐसा मैंने सोचा।
मुझे आदरपूर्वक सोफे पर बैठाकर वो भीतर चली गई। सुंदर सलीके से सजा हुआ घर। सौम्या, 2 कप मसाला चाय बनाना। मौसी तुम्हारे हाथ की चाय पहली बार पी रही हैं, खूब अच्छी बनाना, नितिन ने आवाज़ दी। मेरे मन में प्रश्न उठा, ये लड़की कौन है? जहाँ तक मुझे याद है ये सुनीता की बहू वेदिका नहीं है, क्योंकि मैं ही तो गई थी सुनीता के साथ उसे देखने। मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? फिर क्या नितिन ने दूसरी शादी कर ली है? तब वेदिका का क्या हुआ? मुझे कुछ जम नहीं रहा था। अचानक मुझे लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मैंने नितिन को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, पर नितिन तो इत्मीनान से जूते खोल रहा था। जूते स्टैंड में रख कर, मौसी मैं 2 मिनट में आता हूँ बोलकर नितिन भीतर चला गया। तब तक वो युवती जिसे नितिन सौम्या के नाम से संबोधित कर रहा था, एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आ चुकी थी। आइए आंटी, चाय पी लीजिए, तब तक वे भी फ्रेश होकर आ जाएंगे। बड़ी मीठी सी आवाज़ थी उसकी। मैं अभी भी उलझन में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं। तभी नितिन आ गया। मेरे चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर वो मुस्कुरा दिया। अरे मौसी, मैंने तो आप दोनों को मिलाया ही नहीं। ये सौम्या है, मेरी पत्नी। हमने अभी 2 साल पहले ही शादी की है। सच कहूँ तो मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैंने कुछ तल्खी से नितिन से पूछा, क्या सुनीता और वेदिका को मालूम है ये सब? तुम्हारी तो एक बच्ची भी थी ना? यहाँ विदेश में आते ही तुम ऐसे बदल जाओगे, मैंने नहीं सोचा था। क्या इसीलिए मुझे रास्ते भर यहाँ की सभ्यता की दुहाई दे रहे थे तुम? मैं तैस में आ गई थी। आखिरकार सुनीता मेरी बचपन की सहेली थी। उसका बेटा किसी लड़की को धोखा दे, मैं यह कैसे देख सकती थी? पर यह क्या? नितिन पूर्ववत मुस्कुरा रहा था। आप पहले चाय तो पी लीजिए, फिर मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। नहीं, मुझे पहले सब बताओ। अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, मैं नितिन से नाराज थी। नितिन आकर मेरे पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। ठीक है मौसी, कहानी थोड़ी लंबी है, चाय ठंडी हो जाए तो मुझे दोष न देना। चलिए शुरू से बताता हूँ। आपको याद है, बीएड करने के बाद मुझे भोपाल के सरकारी स्कूल में मैथ्स शिक्षक की नौकरी लग गई थी। हाँ मुझे पता है, तुम जाने से पहले मुझसे मिलने भी आए थे। हाँ मौसी, फिर मैं भोपाल चला गया। साल भर काम करने के बाद मुझे लगा कि आगे पीएचडी कर लूँ तो प्राध्यापक बन सकता हूँ, पर तब तक मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुके थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद पिताजी ने मेरे लिए वधू तलाशने का काम शुरू कर दिया था, और फिर दादी जी की बीमारी का बहाना करके मुझे घर बुलाना, रिश्तेदारों के बच्चों का उदाहरण देना, ये बतलाना कि कैसे उन लोगों ने माँ बाप की खुशी के लिए चुपचाप शादी कर ली। आखिरकार मैंने सबकी बात मान ही ली। माँ की एक बहुत पुरानी सहेली की बेटी वेदिका को पत्नी बनाकर घर ले आया। एक वैज्ञानिक पिता और दार्शनिक माँ की बेटी वेदिका बेहद सुंदर, शांत, मासूम, छुई मुई सी लड़की थी। मैंने सपने में भी इतनी खूबसूरत लड़की की पत्नी के रूप में कल्पना नहीं की थी। मैं निहाल हो गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि यह खुशी मेरी क्षणिक ही है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वेदिका पूर्णतया अव्यवहारिक थी। मेरी मिलनसार और खुश मिजाज माँ और उसकी सहेलियों के सामने तो वो सामान्य बनी रहती, पर मेरे सामने आते ही वो गुमसुम हो जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। किसी से यह बात मैं कहता तो शायद कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं करता। उसका हमेशा मायके जाने की जिद करना, मुझसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करना, मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके साथ कोई मानसिक या शारीरिक तारतम्य नहीं बैठा पा रहा था। संयुक्त परिवार होने के कारण सास ससुर के लगातार जोर देने पर हमारी एक प्यारी सी बच्ची परी का जन्म तो हो गया, पर उसके आगे उसने दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया और पूछने पर अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए।
आखिरकार उसकी एक बचपन की सहेली से मालूमात करने पर मुझे पता चला कि वेदिका के पिता का देहांत मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उनकी जगह माँ को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। घर में उसकी 2 छोटी बहनें भी थीं, यानी माँ और 3 बेटियां थीं। पर घर में पुरुष सदस्य के अभाव के कारण तीनों बहनों को शुरू से ही पुरुषों का साथ पसंद नहीं, इसलिए उसकी छोटी बहनों ने भी अभी तक शादी नहीं की है। यह जानकर मैं स्तब्ध रह गया। परिवार और मित्रों के बीच हम एक सफल दंपत्ति और एक अच्छे बेटा बहू थे, पर हकीकत कुछ और ही थी। मैं हैरान था कि वेदिका इतनी सहजता से यह दोहरा जीवन कैसे जी लेती है। अभी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी था। एक दिन जब मेरे माता पिता एक शादी में मुंबई गए हुए थे, मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो अचानक वेदिका ने घोषणा की कि उसने आज सुबह ही अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ किसी संप्रदाय विशेष के गुरु स्वामी जी से दीक्षा लेकर दाम्पत्य जीवन त्याग दिया है। अब उसका मेरा पति पत्नी का रिश्ता तो हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, परंतु वह अपनी बेटी के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए इसी घर में रहेगी। हालांकि मुझसे और मेरे घर वालों से अब उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। वो मुझसे आज्ञा नहीं मांग रही थी, सिर्फ सूचना दे रही थी। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता, मुझे सकते में छोड़कर और अपना सूटकेस उठाकर मेरी बेटी परी के साथ वेदिका हमारे घर की पहली मंजिल के कमरे में जा चुकी थी। मौसी, मेरे लिए यह दुख की बात थी कि वेदिका ने दीक्षा लेकर अपना सांसारिक जीवन त्याग तो दिया, किंतु उसमें सिर्फ पति और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां ही थी। बेटी के प्रति प्रेम ने उसे अब भी मेरे परिवार से जोड़े रखा था और इस विडंबना से मेरा जीवन अंतर्द्वंद्वों से भर गया। पति तो मैं रहा नहीं, किंतु अपनी बेटी परी से असीम प्रेम के कारण बस फंसा सा रह गया और बेटी के समझदार होने का इंतजार करता रहा ताकि उसे एक मित्र की तरह सब कुछ बता सकूं। अब तक मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल चुका था। अपनी जल्दबाजी और मेरे साथ की गई ज्यादती के लिए वे बहुत पछताए। दुखी तो वे भी थे, पर उन्होंने अपना पूरा प्यार परी पर उड़ेल दिया। पर अब जीवन में मेरे कोई रस नहीं रह गया था। बस एक व्यर्थ जिंदगी में किसी तरह जी रहा था। समय अपनी रफ्तार से जा रहा था। मेरी पीएचडी हो गई। परी अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। मैंने पत्नी सुख के बिना 15 साल से ज़्यादा समय गुजार दिया था, पर कुछ मेरे संस्कार थे तो कुछ वेदिका के प्रति सहानुभूति थी, जो मुझे अपने जीवन की सहजता से जुड़े निर्णय लेने नहीं दे रही थी। पर इंसानियत के चलते और अपनी बेटी के प्रेम के कारण मैंने कभी भी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा। हालांकि मेरे भीतर का अंतर्द्वंद और कसमकस मुझे सामान्य जीवन भी तो नहीं जीने दे रहा था। इसी मानसिक उधेड़बुन के दौरान मुझे अमेरिका के एक कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर का काम मिल गया। अमेरिका जाने से पहले मैंने वेदिका से कानूनी रूप से तलाक लेना चाहा, जिसे बिना किसी नानुकुर के वेदिका ने तुरंत मान लिया। मुझे लगा जैसे वर्षों से वो इसी का इंतजार कर रही थी। खैर, मैं परी को लेकर यहाँ अमेरिका आ गया। परी ने मेरे ही कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया था। धीरे धीरे मैं और परी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी दौरान एक समारोह में मेरी कॉलेज कमेटी की सदस्य सौम्या से मुलाकात हो गई। सरल, सहज स्वभाव, सदैव सबकी मदद करने वाली, मिलनसार, हंसमुख सौम्या मुझे पसंद आने लगी और बड़ी जल्दी हम दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। शायद इसका कारण यह भी था कि हम दोनों की मनोस्थिति और परिस्थिति समान थी। दिल्ली से आकर वाशिंगटन में काम करते हुए सौम्या ने एक अमेरिकी युवक मार्क से शादी की। दोनों का एक बच्चा भी हुआ, सोहेल। परंतु शादी के 2 साल बाद ही मार्क अपनी पूर्व प्रेमिका एंजेलिना के पास चला गया और जल्दी ही उसने सौम्या से तलाक ले लिया। इस बात के 5 वर्ष हो चुके थे और अब वो अपने बेटे सोहेल के साथ अकेले रहती थी। उस दिन कॉलेज से आते हुए मैं थोड़ी जल्दी में था,
क्योंकि परी क्रिसमस की छुट्टियों में घर में पार्टी प्लान करने वाली थी। रास्ता साफ था, इसलिए मैं थोड़ी तेज गति से कार चला रहा था। अचानक एक मोड़ पर मेरी कार सामने से आ रही एक जीप से टकरा गई। किसी तरह लोगों ने मुझे कार से निकाला, अस्पताल में भर्ती किया और मुझसे नंबर लेकर परी को और मेरे कॉलेज फ़ोन किया गया। परी जब तक अस्पताल पहुंचती तब तक कॉलेज से सौम्या और 4-5 लोग वहां आ चुके थे। मैं 10 दिनों तक अस्पताल में रहा और परी घर पर अकेली थी। उन 10 दिनों में सौम्या ने ना सिर्फ मेरी बेटी को संभाला, बल्कि रोज़ अस्पताल में वो मेरे लिए नाश्ता और खाना भेजती थी। प्रतिदिन शाम को सौम्या अपने बेटे सोहेल के साथ मुझसे मिलने भी आती थी। मेरे घर आने के बाद भी कुछ दिनों तक उसका आना जाना लगा रहा और इस दौरान माँ और बेटा दोनों जैसे हमारे परिवार के सदस्य बन गए। मैं तो पहले ही सौम्या के व्यक्तित्व से प्रभावित था। सौम्या भी कहीं न कहीं मुझे पसंद करने लगी थी, इसलिए जब मैंने उससे विवाह का प्रस्ताव किया तो वो भी मना न कर सकी। बच्चों की सहमति से हमने 15 दिनों में ही यहीं के एक मंदिर में एक दूसरे के गले में माला पहनाकर विवाह कर लिया। अगले ही महीने मैं उसे भारत ले गया। माँ पिताजी को मैंने शादी के बारे में बता दिया था। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने हमारा स्वागत किया। फिर वहीं भोपाल में हमने कानूनी रूप से शादी की। सौम्या ने दोनों बच्चों को बखूबी संभाला। उसने कभी परी को माँ की कमी नहीं होने दी। परी और सोहेल तो इतने घुल मिल गए जैसे सालों से एक साथ रह रहे हों। माई बाबूजी तो अब रहे नहीं, पर मेरे परिवार के बाकी सभी लोगों का अपने स्वभाव और व्यवहार से सौम्या ने दिल जीत लिया है। साल में एक बार हम सभी भोपाल जाते हैं और भैया भाभी भी यहाँ आकर रह गए हैं। अब बताइए मौसी, अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कहकर नितिन ने हाथ जोड़ दिए। अरे मौसी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। नितिन ने मुझे झकझोरा तो जैसे मैं अचानक होश में आई। देखा तो नितिन मेरे पैरों के पास बैठा हुआ मुझे एक टक देख रहा था। सौम्या की नज़र भी मेरी ओर ही थी। मेरी आंखें भर आई। मुझे याद आया सालों पहले का नन्हा सा नितिन। जब मैं उसके घर जाती थी तो वह ज़मीन पर बैठकर अपनी छुक छुक ट्रेन चलाता रहता था और मेरे चॉकलेट देने पर खुश होकर ताली बजाता था। इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों पर क्या क्या नहीं गुजरा है, फिर भी इन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। यह नई पीढ़ी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है और हम पुरानी पीढ़ी वाले यह मान कर चलते हैं कि इस पीढ़ी में सहनशीलता बहुत कम है, समझदारी नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने स्नेह से नितिन के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, माफ़ी किस बात की। मुझे खुशी है कि तुमने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और जीवन में आगे बढ़ते रहे। सामने बैठी सौम्या को देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, एक गरम चाय मिलेगी? हाँ मौसी, क्यों नहीं, चाय के साथ समोसा भी मिलेगा। हंसते हुए सौम्या अंदर चली गई। अब चले बेटा। चाय नाश्ते के बाद मैंने नितिन से कहा, अरे मौसी रुको तो, अभी एक और सरप्राइज़ बाकी है। नितिन ने सौम्या को इशारा किया। वो जल्दी से अंदर गई और आते समय उसके हाथ में एक नन्ही सी महीने भर की बच्ची थी। मौसी, सौम्या की बहुत इच्छा थी कि हमारी एक बच्ची हो और ईश्वर ने हमारी सुन ली। देखो आप भी आ गई उसको आशीर्वाद देने। आज की तारीख में इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब आप लगे हाथ इसका एक अच्छा सा नाम भी बता दो। कहते हुए उसने बच्ची को मेरे हाथ में दे दिया और दोनों मेरे पैरों पर झुक गए। उस प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर हर्ष के अतिरेक में मैं जैसे रो पड़ी। नितिन, इसका नाम उजाला रखना। ईश्वर करे अब तुम दोनों की ज़िंदगी में बस खुशियों का उजाला हो। वाओ, उजाला। मौसी, व्हाट अ लवली नेम। सौम्या एकदम से खुश हो गई। बच्ची के हाथ में नेक देते हुए ढेर सारा आशीर्वाद उन दोनों को देकर और जल्दी ही खाने पर आने का वादा करके मैं उठ खड़ी हुई। नितिन मुझे घर तक छोड़ने आया।
तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।